आखिर ओपेनहायर के मुंह से ये क्यों निकला? नाउ आई एम बिकम डेथ द डिस्ट्रॉयर्स ऑफ द वर्ल्ड। हेलो दोस्तों, मैं हूँ राहिल और आप देख रहे हैं नरेटिव नेस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। द रियल स्टोरी ऑफ ओपेनहाइमर। जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर, इन्हें फादर ऑफ एटॉमिक बम कहा जाता है। ये उस प्रोजेक्ट के डायरेक्टर थे जिसने दुनिया का पहला न्यूक्लियर हथियार बनाया। इनका जन्म हुआ था 1904 न्यूयॉर्क के शहर में एक जर्मन जूइश परिवार में, और बचपन से ही वो एक चाइल्ड जीनियस थे। सिर्फ 10 साल की उम्र में ये एक हाई लेवल फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, और मिनरल्स की प्रॉपर्टीज़ की इनको बहुत जानकारी थी। सिर्फ 12 साल की उम्र में ही इन्हें न्यूयॉर्क के मिनरोलॉजी क्लब में लेक्चर देने के लिए बुलाया गया। साल 1922 में ये हॉवर्ड्स में पढ़ाई करने के लिए गए, तो इन्होंने 4 साल की डिग्री को सिर्फ 3 साल में ही ख़त्म कर दिया। अपनी क्लास में ये टॉप पे थे। केमिस्ट्री में इन्होंने मेजर किया और भी बहुत सारे सब्जेक्ट की इनको जानकारी थी, लेकिन हॉवर्ड्स में इन्होंने रियलाइज़ किया इनका असली पैशन फिज़िक्स था। 1927 में 23 साल की उम्र में इन्होंने पीएचडी कर ली, लेकिन इस जीनियस दिमाग के पीछे इनकी एक डार्क साइड भी थी। इनके दोस्तों का कहना था ओपेनहाइमर की सेल्फ डिस्ट्रक्टिव टेंडेंसीज थी। ये चेन स्मोकर थे और डिप्रेशन का शिकार थे। यहाँ तक इन्होंने अपने भाई से कहा था, आई नीड फिजिक्स मोर देन फ्रेंड्स। सिर्फ पढ़ाई से था, बाकी दुनिया में कुछ भी चल रहा हो उससे इनको कुछ भी मतलब नहीं। उसके बाद जर्मनी में अडोल्फ हिटलर की तानाशाही देखने को मिलती है। जर्मनी में ये धीरे धीरे पॉलिटिकली अवेयर बनते हैं। हिटलर की तानाशाही की वजह से बहुत से साइंटिस्ट जर्मनी छोड़कर अमेरिका भाग रहे थे। साइंटिस्ट मोस्टली जर्मन जूइश थे। ओपेनहाइमर खुद भी एक जर्मन जूइश परिवार से आते थे। जब इन्होंने जूइश पर हो रहे अत्याचार को देखा, तब इनका पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट बढ़ने लगा। वो समझने लगे थे पॉलिटिकल और इकोनॉमिक्स इवेंट की गहराई से लोगों की ज़िंदगी पर असर डालते हैं। उनको एक ज़रूरत महसूस हुई, उनको भी कम्युनिटी में पार्टिसिपेट करना चाहिए। सितंबर 1939 हिटलर इन्वेड करता है पोलैंड देश को, और वहीं से वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत होती है। अमेरिका को कोई इंटरेस्ट नहीं था इस वॉर में इन्वॉल्व होने का, लेकिन फिर भी वो अलर्ट था। वॉर शुरू होने से करीब 1 महीना पहले, अगस्त 1939, आइंस्टाइन और लियो सिलार्ट एक चिट्ठी लिखी थी अमेरिकन प्रेसिडेंट डी रूजवेल्ट को। इस चिट्ठी में उन्हें वार्निंग दी थी कि अमेरिकन प्रेसिडेंट को कि हिटलर न्यूक्लियर हथियार पर काम कर रहा है और हो सकता है कि वो पावरफुल बॉम्ब बनाने में कामयाब हो जाए, इसलिए अमेरिका को तैयार रहना चाहिए। 7 दिसंबर 1941 को जापान पर्ल हार्बर पर हमला कर देता है और अमेरिका की वर्ल्ड वॉर 2 में एंट्री हो जाती है। उसके बाद शुरुआत होती है मैनहट्टन प्रोजेक्ट की। डेट थी 13 अगस्त 1942। कर्नल लेस्ली ग्रूव्स को हेड अपॉइंट किया जाता है इस प्रोजेक्ट का, और ये डिसीजन लेते हैं कि ओपेनहाइमर को एटॉमिक बम के डिज़ाइन के लिए लीडर के तौर पर चुना जाए। लेस्ली ग्रूव्स ओपेनहाइमर के काम से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो गए थे। वो इन्हें प्रोजेक्ट वाई का डायरेक्टर बनाना चाहते थे, लेकिन मिलिट्री के कुछ सीनियर अफसरों को ओपेनहाइमर पर शक था, क्योंकि ओपेनहाइमर की काफ़ी दोस्त, उनकी वाइफ, उनके भाई कट्टर कम्युनिस्ट थे। खुद लेफ्ट विंग विचारधारा से प्रभावित थे। अमेरिका को डर था कि कम्युनिस्ट विचारधारा उनके खिलाफ हो सकती है। लेकिन इन सब के बावजूद जनरल ग्रूव्स ओपेनहाइमर को पर्सनली सपोर्ट करते हैं और कहते हैं ओपेनहाइमर के बिना ये प्रोजेक्ट हो नहीं सकता। 20 जुलाई 1943 को ओपेनहाइमर को इस प्रोजेक्ट का लीड बना दिया जाता है। कॉन्सेप्ट इम्प्लोजन मेथड। ये इम्प्लोजन मेथड पहली बार थ्योरेटिकली बताया गया। ओपेनहाइमर का मानना था कि इसको टेस्ट आउट करना बहुत ज़रूरी है एक्चुअल बम में डालने से पहले। जनरल ग्रूव्स ने पहले कहा कि हम पहले टेस्ट नहीं करवा सकते ऐसी चीज़ों का, क्योंकि हमने वैसे ही बहुत कम प्लूटोनियम प्रोड्यूस किया है। लेकिन ओपेनहाइमर ने कहा कि ये टेस्ट बहुत ज़रूरी है, तो जनरल ग्रूव्स आखिरकार मान गए। इस टेस्ट का नाम था ट्रिनिटी टेस्ट। फिर किया जाता है द ट्रिनिटी टेस्ट।
न्यू मैक्सिको के रेगिस्तान में एक टेस्ट न्यूक्लियर बम फोड़ा जाता है। इस टेस्ट बम का नाम दिया जाता है गैजेट। इसमें करीब 13 पाउंड प्लूटोनियम था। एक स्टील टावर की मदद से साइंटिस्ट गैजेट को 100 फीट हवा में लटका देते हैं और 16 जुलाई 1945 सुबह के 5:30 बजे इस बम को फोड़ा जाता है। ये कोई आम बम धमाका नहीं था। ये पहली बार है कि एक न्यूक्लियर बम को टेस्ट किया जा रहा है। इस बम धमाके को देखकर ओपेनहायर हैरान हो जाते हैं। इन्होंने एक्सपेक्ट किया था एक्सप्लोजन का साइज होगा अराउंड 0.3 किलोटन्स ऑफ TNT, लेकिन एक्चुअल में ये ब्लास्ट उससे 50 गुना ज़्यादा खतरनाक था। 15 से 20 किलोटन्स ऑफ TNT। इस धमाके से इतनी भयंकर गर्मी निकली कि वहाँ मौजूद स्टील का टावर इवेपोरेट हो गया। इसकी शॉक वेव्स करीब 16 किलोमीटर दूर तक के महसूस की गई और धमाके से निकला मशरूम क्लाउड करीब 12 किलोमीटर ऊपर तक के गया आसमान में। ये सब देखकर ओपेनहायर इतना शॉक रह जाते हैं कि उनके मुंह से निकल जाता है, नाउ आई एम बिकम डेथ द डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड। ओपेनहायर को हिरोशिमा पर गिराए गए बम के बाद बड़ी खुशी जताई थी, लेकिन जब नागासाकी पर बम गिराया गया तो ओपेनहायर बड़े हैरान हो गए। 17 अगस्त 1945 को ये खुद वॉशिंगटन तक के गए, सेक्रेटरी ऑफ वॉर से मिलने, अपने द्वारा लिखी गई चिट्ठी खुद अपने हाथों से देने। उन्होंने सीधा सीधा कहा कि न्यूक्लियर हथियार पर बैन लगाना चाहिए। इन्हें इतना भारी रिग्रेट फील हो रहा था कि इन्होंने ये क्या कर दिया, क्या टेक्नोलॉजी इन्होंने इंसानों के हाथ में लाकर दे दी। हिरोशिमा पर गिराए गए बम को ओपेनहायर नेसेसरी इविल मानते थे, लेकिन अब उनको डर लगने लगा कि फ्यूचर का क्या होगा। आने वाले टाइम में अलग अलग देश इस टेक्नोलॉजी का क्या करेंगे। इसी समय के बीच अप्रैल 1945 में अमेरिकन प्रेसिडेंट रूजवेल्ट चल बसते हैं। अगले अमेरिकन प्रेसिडेंट बनते हैं हैरी ट्रूमैन। नागासाकी पर गिराए जाने वाले बम के करीब 2 महीने बाद ओपेनहायर को मौका मिलता है प्रेसिडेंट ट्रूमैन से मिलने का। प्रेसिडेंट से मिलकर सीधा उनके मुंह पर बोलते हैं कि आई हैव ब्लड ऑन माई हैंड्स। ये बात सुनकर प्रेसिडेंट इतना गुस्से में हो जाते हैं कि ओपेनहायर को गालियां देने शुरू कर देते हैं और अपने सेक्रेटरी से कहते हैं कि ओपेनहायर को ऑफिस से बाहर निकाल दो, मैं इसकी कभी शक्ल भी देखना नहीं चाहता। ओपेनहायर आगे चलकर यूएस एटॉमिक एनर्जी कमीशन के साथ काम करते हैं ऐसे और न्यूक्लियर अटैक को रोकने के लिए। वो चाहते थे कि न्यूक्लियर हथियार पर एक कंट्रोल बनाया जाए। ओपेनहायर के रेजिस्टेंस के चलते उन्हें लेफ्ट विंग की विचारधारा की वजह से उनकी नौकरी उनसे छीन ली जाती है और अपनी बची हुई ज़िंदगी वो एकेडमिक प्रोफेशन में गुजारते हैं और दुनिया भर में जाकर लेक्चर देते हैं। साल 1965 को थ्रोट कैंसर की वजह से ओपेनहायर का देहांत हो जाता है, सिर्फ 62 ईयर्स की एज में। तो ये थी ओपेनहायर की कहानी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नई कहानी के लिए देखते रहिए नैरेटिव नेस्ट को। थैंक यू।